नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी। और मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। 3 के सवाल की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम मिलने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। आज शाम को वही सीसीएस की बैठक भी करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि भूटान की यात्रा पर थे। भूटान की यात्रा से वापस होने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल गए हैं, जहां घायलों से उन्होंने मुलाकात की है और उनका हालचाल भी जाना है। दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, और सीधा वापस आए अपनी यात्रा से और सीधा जो काम करना है वही काम किया है। घायलों से मुलाकात की है और दिल्ली बम धमाके के बाद, उनकी यात्रा के बाद वो आए और सीधा घायलों से मिलने। और चलिए अब शुरुआत करते हैं 3 के सवाल की। आज का मुद्दा बहुत अहम है और लगातार उसी पर चर्चा भी जारी है। देखिए, रविवार की शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद पूरे देश में हलचल है और देश भर में सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों का एक्शन भी जारी है। कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है, तो वहीं दिल्ली से लेकर के यूपी तक, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह आतंकियों की तलाश की जा रही है। अकेले जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 200 ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो बात सामने आती है वो है फरीदाबाद मॉड्यूल, या फिर कुछ लोग इसे डॉक्टर मॉड्यूल का भी नाम दे रहे हैं, जो कि ज्यादा डराने वाला है। जीएमसी श्रीनगर का पूर्व इमाम और पूर्व पैरामेडिकल मौलवी इरफान इस कट्टरपंथी नेटवर्क के पीछे मुख्य भर्तीकर्ता के रूप में सामने आया है। बिल्कुल, दावा है कि मौलाना इरफान ने ही श्रीनगर में युवा मेडिकल छात्रों की पहचान की और उन्हें प्रभावित करने के लिए नटीपोरा मस्जिद में अपने पद का इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। पूछताछ के दौरान मौलाना इरफान ने नौगाम में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में प्रचार करने में शामिल सहयोगियों के नाम भी बताए हैं। इसके बाद जांच एजेंसियां हरकत में आई और उन्होंने श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद तक के लिंक का पता लगाया, जिससे एक बड़े डॉक्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। फरीदाबाद में पढ़ने वाले पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को उसके किराए के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, और कांजीगुंड के डॉक्टर अदील अहमद राठौर को सहारनपुर से पकड़ा गया। वहीं जीएमसी अनंतनाग में उसके पुराने लॉकर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। इसके बाद भी साजिश के तार उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पहुंचे हैं, जहां की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में भी पढ़ाती है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्य है। डॉक्टर शाहीन को इस आतंकी संगठन की मदद करने और जैश ए मोहम्मद के लिए एक महिला विंग स्थापित करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये नेटवर्क जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि डॉक्टरों का कट्टरपंथी बनना एक खतरनाक प्रवृत्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, और देखिए कि पढ़े लिखे डॉक्टर ही अगर पेशेवर आतंकवादी के रूप में इस्तेमाल होने लगेंगे तो ये वाकई चिंता वाली बात है और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बड़े सवाल और कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, और कौन से सवाल हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कहां-कहां छापे पड़े वो जान लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छापे पे छापा। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हर कोने में छापेमारी, जहां जहां संदिग्ध है वहां पर छापेमारी। और ये ग्राफिक्स के माध्यम से अच्छे से समझिए पूरे मामले को। डॉक्टर उमर, डॉक्टर अदील अहमद राठौर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये वो नाम है। बिल्कुल, डॉक्टर उमर जो कि जीएमसी में शुरुआती संपर्क में पुलवामा में रहा है। उसके अलावा अगर बात डॉक्टर अदील अहमद की जाए तो जीएमसी अनंतनाग में थे, ये पूर्व डॉक्टर हैं। कांजीगुंड जो इनकी जगह है वो बताई जा रही है। मुजम्मिल शकील अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये था और पुलवामा से इसका संबंध है। 2 साल से ये वहां पर था। अब कैसे इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ वो भी जानिए। MBBS छात्र डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में जानकारी मिली और किराए के मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया। इतना ही नहीं, AK-47 राइफल और मैगजीन भी यहाँ पर उसके पास से बरामद किए गए हैं। और बिल्कुल देखिए, डॉक्टर शाहीन को बाद में गिरफ्तार किया गया है और संपर्क जो है वो बताया जा रहा है किस तरह से महिला ब्रिगेड के तहत एक बड़ी जिम्मेदारी जो है डॉक्टर शाहीन को दी गई थी। और बिल्कुल ऐसे में हम नजर अब 3 सवाल पे डाल लेते हैं। पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तान से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार हैं?
दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपने जाना, डॉक्टर मॉड्यूल के पीछे किसका हाथ है, महत्वपूर्ण प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, वही तीसरा सवाल ये है कि क्यों वक्त रहते एक्टिव नहीं हुई जांच एजेंसियां। ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है और हर कोई पूछ रहा है। इससे पूरे घटनाक्रम का अगर जिक्र करें तो किस तरीके से ये विस्फोट हुआ था। परसों की बात करें, परसों ये विस्फोट होता है अचानक से 6:52 पर, और उसके बाद 6:52 पर हड़कंप मच जाता है। पहले शुरुआती तौर पर यह लगता है कि ये विस्फोट सिर्फ एक गाड़ी में हुआ है, सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है जब वहां की तस्वीरें निकल करके सामने आती है। बिल्कुल, इतना जोरदार ये धमाका था कि आसपास के इलाके के पूरे जो कांच हैं वो टूट गए थे। आप ये कहिए कि सीसीटीवी कैमरा तक टूट गए थे और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइट्स थे उसका भी कांच जो है उसकी वो भी टूट चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था, आसपास की गाड़ियां वो भी चपेट में आ गई थी। चलिए अब रुक करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। संजीव देशवाल डिटेक्टिव कुछ ही पलों में वो भी आएंगे, और साथ ही साथ रंजन द्विवेदी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश वो भी हमारे साथ यहां पर होंगे, जिनसे कई सवाल पूछेंगे। लेकिन ये लाइव तस्वीरें किरण पहले वो बता दें। बिल्कुल, देखिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे ही भूटान की यात्रा से आए सबसे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल गए और वहां जाकर के उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। और देखिए ढांढस बंधाते हुए किस तरह से सिर पर एक पिता की तरह हाथ यहां पर रखते हुए ये बताते हुए कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी इस ब्लास्ट के पीछे में जिम्मेदार है उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी, तमाम बातें। और जल्द स्वस्थ होने की भी कामना देखिए प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही की थी और कहा था कि जल्द ही जो घायल है वो स्वस्थ हो जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। उनकी जो इसमें जान गंवाने वाले लोग हैं उनके परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है और कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में भगवान जो है वो कहीं ना कहीं इनको ढांढस बंधाए, इनको स्ट्रांग बनाए। और ये तस्वीर हम आपको एलएनजेपी अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। शिवा, बिल्कुल, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आप ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अपनी यात्रा के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। आप वो दौर भी याद करिए जब ये धमाका हुआ, तुरंत कार्रवाई करते हुए अमित शाह भी पहुंचे थे अस्पताल में, घायलों से उनके द्वारा भी मुलाकात की गई थी और एक्सप्लोजन साइट पर भी वो पहुंचे थे। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो घायल हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके पहले की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजधानी थिम्पू में मौजूद थे। वहां से उन्होंने कहा था कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही आज वो दिल्ली पहुंचे हैं तुरंत एलएनजेपी हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर जाकर के घायलों से मुलाकात करते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि परसों ये पूरा घटनाक्रम होता है 6:52 पर, जिसके बारे में सीपी की तरफ से बयान जारी किया जाता है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सामने आते हैं मीडिया के, उनकी तरफ से भी बताया जाता है कि किस तरीके से ये पूरा विस्फोट हुआ है। उसके बारे में जांच एजेंसियां अलर्ट है, जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची हैं, छानबीन की जा रही है। खुद वो भी एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, उसके बाद ब्लास्ट वाली जगह पर भी गए थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस आ गए हैं तो तुरंत पहुंच गए एलएनजेपी हॉस्पिटल, यहां पर उनका हालचाल जानने के लिए, जो पीड़ित हैं, और इसके साथ ही पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, घायलों से मुलाकात करने के लिए। और वहीं आज जब वो वापस आए हैं तो सीसीएस की मीटिंग भी होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान पूरा ब्यौरा देंगे कि अभी तक शिवम क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, किस तरीके से जांच है वो आगे बढ़ी है, क्योंकि आईबी चीफ से लेकर के गृह सचिव तक सबसे यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद आज वही रिपोर्ट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपी जाएगी। बिल्कुल, लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रहा और काफी लंबी ये बैठक चली है। और आप एक बार फिर से ये तस्वीर जरा देख लीजिए। रुक करते हैं और हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल जुड़ा है, संजीव देशवाल जी डिटेक्टिव हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। रंजन द्विवेदी जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन जी, पहला प्रश्न आपसे मेरा रहेगा, ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री वापस आए और सीधा उन्होंने मुलाकात की एलएनजेपी जाके उन घायलों से जो इस बम ब्लास्ट में घायल हुए थे। आपकी पहली टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, इसमें टिप्पणी की क्या बात है, मतलब ये प्रधानमंत्री जी थे नहीं, यहाँ पे गए थे अपने कार्य से, जो काम उनका है भी करना चाहिए, हर घटना से के लिए बैठे तो रहेंगे नहीं यहाँ पे। और जैसे लौट के आए तो वो एक संवेदना होती है। और एक देखिए प्रधानमंत्री जी के जा करके जो घायल हैं या जो मृतक हैं उनके आश्रितों से मिलना, उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है देश के मोराल पे, फोर्सेस के मोराल पे। और एक संकल्प बनता है कि साहब हम जो है
दृढ़ता से खड़े रहें और इस प्रकार की घटनाओं का मुकाबला करें, कोशिश करें कि जो भी हम सूचना दे सकते हैं दें, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। फोर्स भी और मुस्तैदी से काम करने के लिए प्रेरित होती है। तो बड़ा अच्छा हुआ प्रधानमंत्री जी माननीय अस्पताल गए और लोगों से मिले। बिल्कुल संजीव देशवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और संजीव देशवाल जी इस बात को समझना चाहें, क्योंकि अब जब ये डॉक्टर मॉड्यूल का जो पूरा एक नाम जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है, ऐसे में कई ऐसे पहले डीएक्टिव संगठन थे जो कि अब एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी जानकारी कि देखिए इसमें सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, यानी कि एक पढ़ा लिखा तबका इस तरह से जो है हमले को अंजाम देता है, इस तरह से साजिश को जो है वो पूरी तरह से तैयार करता है और ये ब्लास्ट जो है वो यहां पर होता है। इसे सबसे पहले संजीव देशवाल जी कैसे देखेंगे, और इसी के साथ साथ मैं चूक भी कहूंगी कि चूक कहां हुई जो ये ब्लास्ट हुआ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो पढ़ा लिखा तबका आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है वो हमारे देश की सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है। क्योंकि अभी तक जितनी भी अरेस्टिंग हुई है, चाहे वो जेएंडके से हुई हो, हरियाणा से हुई हो, यूपी, गुजरात, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे निकल के आ रहे हैं। वो छोटे मोटे पढ़े लिखे या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे नहीं, डॉक्टर की तरह जिन पे कोई शक नहीं कर सकता, उनको रेंटेड अकोमोडेशन दे चीज लाने से। ऐसे में अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों के अंदर, तो इसमें कोई दो राय नहीं की स्थिति आने वाले टाइम में बहुत बुरी हो सकती है। अब समझना ये होगा कि जो भी घटा, ये क्यों घटा, कैसे घटा, कहां चूक हुई। चूक कहीं नहीं हुई, इसमें एजेंसियां बहुत टाइम से काम कर रही थी। जैसे ही हरियाणा के अंदर 360 किलोग्राम फरीदाबाद से रिकवर किया जाता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, हमें यह भी समझना होगा कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट है क्या एग्जैक्टली। एल्यूमिनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर है जो खेतों में यूज किया जाता है। ये अपने आप में कोई बहुत ज्यादा डेंजरस कहते हैं ऐसा पदार्थ नहीं है या ऐसा विस्फोटक नहीं है, लेकिन जब इसी को एल्युमिनियम के साथ मिला दिया जाता है या फायर टूल्स के साथ मिला दिया जाता है या फिर किसी डीजल के साथ, किसी और कंपोनेंट के साथ मिला दिया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि इतना सारा 360 किलोग्राम आप किस बेस पर अपने यहाँ इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि इसको लाने के लिए आपको बड़े व्हीकल लगे होंगे। ऐसा नहीं कि 360 किलोग्राम आप एक छोटे से बैग में लेके आ गए। तो क्या लोगों की नजर नहीं थी? क्या इनको किसी ने इतना सारा जो फर्टिलाइजर की तरीके से जो यूज होता है खेतों में, इनको क्यों दे दिया? अगर इनको दिया तो किस बेस पे दिया? क्या इन्होंने कोई कंपनी फॉर्म की? क्या कंपनी के फॉर्म करने के बाद उसके बिहाफ पे ये सारा सामान इकट्ठा किया? ये सारे के सारे जो पार्ट है वो इन्वेस्टिगेशन के। अब बात आती है कि 360 किलोग्राम जैसे ही रिकवर होता है तो इन सब मॉड्यूल को ये समझ में आ जाता है कि हमारे पास तक अब एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और ये इमीडिएटली उस एल्यूमिनियम नाइट्रेट को अलग अलग जगह ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। और जब ये ट्रांसफर करना शुरू करते हैं तो इसी ट्रांसफर करने की ये वजह तस्वीरें जरा हम दिखा दें अपने दर्शकों को। एलएनजेपी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। घायलों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उनका हालचाल जानने के बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि आज शाम बताया जा रहा है सीसीएस की बैठक शाम 5 बजे होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसे तलब करेंगे कि अभी तक क्या कुछ जांच हुई है, क्या कुछ इनपुट्स थे और किस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि घायलों से इसके पहले उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात करने के बाद अब वो रवाना हो रहे हैं और सीसीएस की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। सीसीएस की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें रिपोर्ट सौंपेंगे, ब्यौरा देंगे, बताएंगे कि अभी तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। लेकिन जिस तरीके से 12 लोगों की जान चली गई, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उसके बाद सवाल भी उठे कि सुरक्षा में चूक कहां हुई है। लेकिन अब तमाम सवालों के जवाब देने के साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से थिम्पू से जो संदेश दिया गया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी षड्यंत्रकारी है उसे बख्शेंगे नहीं, उसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद सेना प्रमुख का एक बयान आना, यानी ये एक और इशारा कर रहा है, क्योंकि ऐसी ही मीटिंग पहलगाम हमले के बाद भी शिवम बुलाई गई। बिल्कुल, तब बुलाई गई थी और फिर पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ था वो हम सभी ने देखा था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत डरा हुआ होगा और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कैसे पाकिस्तान में भी कुछ ही घंटों के बाद, 18 घंटों के अंदर अंदर ही आप देख लीजिए, एक बहुत जोरदार धमाका वहां पर होता है। इस्लामाबाद में जो धमाका होता है उसका कारण क्या है? क्या पाकिस्तान अपने यहाँ फिर से धमाके करके ये दिखाना चाहता है कि हम भी आतंकी मार झेल रहे हैं? लेकिन ये तस्वीर देखिए जहां पर ये
ट्वीट भी किया गया है उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए। नरेंद्र मोदी की ये पिक्चर भी आप देख लीजिए और दूसरी तस्वीर भी जहां पर प्रधानमंत्री आए थे एलएनजेपी अस्पताल, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनको हौसला बंधाया और बेहद भावुक करने वाले ये दृश्य हैं। कैसे देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं तो लोग भी भावुक हो जाते हैं कि वो स्वयं आए और उन्होंने मुलाकात की और हालचाल जाना। घायलों का बहुत बड़ी बात है, लेकिन वापस आते ही तुरंत जो पीएम मोदी ने किया वो लोगों से बिल्कुल मिलना शिवम, और देखिए कि सीसीएस की जब बैठक होगी तो उसमें क्या फैसला जो है तो आपको बताएं कि ये तस्वीरें दिखाने के साथ ही जो ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और इसके साथ ही जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का जिक्र उनके द्वारा एक बार फिर से अपने ट्वीट में कर दिया गया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो उन्होंने ये पोस्ट डाला है उसके जरिए किया गया है। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो पोस्ट जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, दूसरी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री एलएनजेपी अस्पताल से निकले हैं और इसके बाद सीधे अब जब सीसीएस की बैठक होगी तो सीसीएस की बैठक में कहीं ना कहीं ये तय किया जाएगा कि जिन लोगों ने ये किया है उनके साथ करना क्या है और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो तैयारी है, पूरा देश अब मांग कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होना चाहिए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ जाता है। हालांकि पहले भी सरकार की तरफ से ये कहा गया था, चीफ की तरफ से ये कहा गया था कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ना तो रुका है और ना ही धीमा पड़ा है, लेकिन क्या फिर से उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं जो कि मई के महीने में देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिम्पू से सीधे जब आते हैं तो मुलाकात करने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के जब उन्होंने मुलाकात की है, निकलते हुए अब सीसीएस की बैठक में वो पूरा ब्यौरा लेने वाले हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल पूरे दिन जांच पड़ताल का दिन रहा है और वहां एफएसएल की टीम रही हो, यानी ब्लास्ट वाली जगह पर एफएसएल की टीम रही हो या फिर इसके अलावा एनआईए की टीम रही हो, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। डीएनए सैंपलिंग भी की जा रही है क्योंकि कई ऐसे शव बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, विक्षत अवस्था में थे। अब उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है ताकि जो शव हैं उनके परिजनों को वो सौंपे जा सके। अब इस पूरे घटनाक्रम को प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहते हुए बता दिया था कि जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है हम उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव देशवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, मेरा सवाल ये है कि 3000 किलोग्राम लगभग जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, क्या वो एक बार में एक जगह पर ले जा पाना मुश्किल नहीं होगा? देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि ये चर्चा होती रहती है ना कि साहब ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये खेतों में इस्तेमाल होता है, आसानी से मुहैया हो जाता है, ऐसा है। पर ये हम समझें कि ये जो खेत में उर्वरक के तौर पे जो अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है उसका स्वरूप जो है, जो एक्सप्लोसिव यूज होता है उससे थोड़ा फर्क होता है। और दो मेजर फर्क तो ये है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है खेत में बहुत ज़्यादा होती है और जो आपके उसमें एक्सप्लोसिव में है तो उसमें बहुत ही मार्जिनल सी होती है, बहुत कम होती है। और दूसरा जो एक्सप्लोसिव में होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, जो खेत में जाता है वो ग्रैनुलर फॉर्म में होता है। तो आज इसीलिए जो है खेतों के लिए तो आसानी से मिलता रहता है, पर जो एक्सप्लोसिव ग्रेड का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो सिर्फ लाइसेंस के थ्रू मिलता है। और ये जो है ओवर टाइम एक्यूमुलेट कर लिया गया होगा क्योंकि कई जायज़ काम भी होते हैं एक्सप्लोसिव में यूज़ करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के, तो मिलता है अगेंस्ट लाइसेंस। और इसको ले जाने, देखिए ये जो समझ में आती है बात की या इकट्ठा कर दिया और वहाँ से छोटे छोटे मॉड्यूल बना के कई जगह भेज के कोई सीरियल ब्लास्ट करने की मंशा इन लोगों की हो सकती है, जैसे पहले हुए थे। आपको याद है बम्बई में 93 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और संभवतः उसी की एक कड़ी ये थी जो ब्लास्ट रेड फोर्ट में हुआ। अब जो ब्लास्ट रेड फोर्ट में हुआ तो मैं परसों से यही बात कर रहा हूँ, परसों रात से, कि देखिए हालांकि वहां पे लोग थे और थोड़ी बहुत भीड़ थी, लेकिन जिसको ब्लास्ट करना है इस तरह का इतना बड़ा ब्लास्ट तो ऐसी जगह चूज करेगा जहां पर कि बहुत ज्यादा भीड़ हो। रेलवे स्टेशन नजदीक था, वहां बहुत भीड़ थी, आदमी कनॉट प्लेस होके आया, वहां बहुत भीड़ होती है। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है, अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि वो भी मर गया उसमें,
और सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो वहां की जाती है जहां पर की सिक्योरिटी की कंडीशन होती है कि आप एक्सप्लोसिव प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो आवश्यक है लेकिन गाड़ी रंजन जला के द्विवेदी जी, जाए और हमने वहां हमने एक्सप्लोशन हो हमने जो ये और आप देखा मर है, गए। एक पैटर्न जो देखा है फिदायनी हमले में, अक्सर जो होते हैं ये सुसाइडियल जो है चीजें होती हैं, यानी खुद भी उस हमले में जो है वो मारे जाते हैं। आप 1 मिनट सुनने बात आप ठीक कह रही है, पर तो लेकिन ये फिदाइन हमले की जो है ये सुसाइड बॉम्बर की स्थिति नहीं थी, क्योंकि आदमी आराम से जो है कोई सिक्योरिटी सिचुएशन थी नहीं जिसको उसे क्रॉस करना था, वो आराम से गाड़ी पा करके जो है टाइमर लगा के चला जाता अपना, और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती, उसको अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि ये जो है ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया, उसकी मंशा वहां पे करने की नहीं थी, वेट कर रहा हो कहाँ करना है, और वो जो है एक्सीडेंटल जो है वो ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि बड़ा दुखद हुआ कि रंजन जी, लोग एक बात जान ये गई। भी सामने आ रही थी, लेकिन आपकी बात सत्य है कि भाई ठीक है वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था, टारगेट कनॉट प्लेस कहा जा रहा है, कनॉट प्लेस जो था अब वो टारगेट हो सकता है। और अब दूसरा, आज हाँ दूसरा ये कि पैनिक भी हो गए थे ये लोग, जिस तरीके से छापेमारी की जा रही थी, वो यहाँ से यहाँ अपना पूरा जो है वो बारूद कह लीजिए या फिर कुछ भी उसको एक्सप्लोजिव्स, आप कोई भी नाम उसको दे दीजिए, एग्जैक्टली क्या है वो जब पता लगेगा उसके बारे में विस्तार से आएंगे। एक क्वेश्चन मेरा संजीव देशवाल जी आपके पास भी आना चाहूंगा मैं, पाकिस्तान के द्वारा ये किया गया, ये कहा जा रहा है, क्या इसको हम बदले के रूप में देखें कि भाई क्योंकि हमने जब वार किया था उनके एयर बेसेस को तबाह किया था, आतंकी अड्डों को तबाह किया था, मसूद अजहर तब रो रहा था, अब उसको जवाब देना था। इसमें डॉक्टर शाहीन का वही एंगल नजर आता है, महिला ब्रिगेड वाला, तो ये एक जवाब देना चाहते थे इसलिए किया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके के ब्लास्ट होते हैं और खासकर इस तरीके के ब्लास्ट जिसके अंदर कुछ समुदाय के लोग कहते हैं इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान का वहाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल के आता ही है। और जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनके मोबाइल्स को चेक किया गया, इनके कनेक्शंस को चेक किया गया, तो उसके अंदर काफ़ी सारे मोबाइल नंबर्स पाकिस्तान के ही मिले हैं। तो इसमें यह कहना सही होगा कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विस्फोटक सामग्री मिली है वो किसी भी तरीके का आरडीएक्स नहीं है। आरडीएक्स हमेशा आर्मी की तरफ से, आर्मी से ही मिलता है, और आर्मी से जब मिलता तो फिर इसमें पाकिस्तान सीधा इन्वॉल्व पाया जाता। लेकिन जब हम एक ऐसे फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं जो कि आसानी से मिल सकता है और उसको किसी चीज़ के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ मिला के, फायर टूल्स के साथ, डीजल के साथ, एल्युमिनियम के साथ मिलाकर खतरनाक शेप दी जा सकती है, और जो दी भी गई, और 360 किलोग्राम मिलना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि 360 किलोग्राम एल्युमिनियम नाइट्रेट का मिलना और 3000 केजी से ज़्यादा जीएनके में रिकवर होना। इसका मतलब ये कि सीरियल ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग थी। जैसा कि अभी सर ने कहा, ये बात सही है कि बॉम्बे के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे काफ़ी टाइम पहले। हो सकता है कि जो हमारे देश ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए स्टेप उठाए थे, उसका कहीं ना कहीं ये बदला हो सकता था। और अभी बीच में हमने देखा भी कि वहाँ के जितने भी हैंडलर्स हैं, जितने भी कहते हैं सरगना हैं आतंकवाद के, वो सब ये बोल रहे थे कि तो संजीव जी इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर बताइएगा, क्योंकि 3 साल से वो रह रहे थे, इस यूनिवर्सिटी में थे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर हुए ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, अभी तो साल भी चीज़ें नहीं हुई। तो अब ऐसे में क्या माने कि पहले से ब्रेन वॉश करके भेज दिया गया था, ज़रूरत जब पड़ेगी तब इस्तेमाल होगा। देखिए, हमारे देश के अंदर कई स्लीपर सेल एक्टिवेट हैं। स्लीपर सेल को तभी एक्टिवेट ज़्यादा अच्छी तरह किया जाता है जब उनको लगता है कि अब इसकी जरूरत पड़ गई है। कोई डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि 1 साल पहले कहते हैं या 3 साल पहले उसको ये कह के भेजा गया हो कि आप ये करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी स्टडी, उसकी एजुकेशन, उसका जो बैकग्राउंड है, वो सब इस तरीके से तैयार किया गया होगा कि जब वो इस तरीके की हरकतें करें तो कोई उनके भी उन ऊपर पर शक ना कर पाए, कोई क्योंकि उन पर शक पढ़े ना लिखे कर लोग पाए। हैं। और शायद हुआ भी यही, लेकिन जब देश की तमाम एजेंसियां उन तक पहुंची, घबराहट में ये सब कुछ हुआ। रंजन द्विवेदी जी, आप इसी बात को कह रहे थे कि ये सब कुछ घबराहट में हुआ, एक्सीडेंटल हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों के पास क्या इनपुट नहीं थे? नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट, कोई दो राय नहीं है। जी रंजन जी कहिए। नहीं, आप विश्वास जी आप बोल दीजिए पहले। नहीं, सवाल रंजन जी आपसे सर। तो ठीक, मैं तो ये देखिए, ऐसा है कि ये चोर सिपाही का खेल है ये, ठीक है, और एजेंसीज के पास इनपुट तमाम जगह से आते हैं, ठीक है। एक अपना इंटरनल एक सोर्स बेस्ड इंटेलिजेंस है, एक डेटा बेस्ड इंटेलिजेंस है, टेलीफोन कॉल्स की स्क्रीनिंग का बेस्ड इंटेलिजेंस है,
कुछ इंटरनेशनल चैनल से आते हैं, लोगों से जो है बैक चैनल से आते हैं, और ये इंटेलिजेंस आई तभी तो जो है ये जो हरियाणा की रिकवरी हुई। मतलब और देखिए हिंदुस्तान जो है इट्स अ लिबरल डेमोक्रेसी, यहाँ पे जो है आदमी को बोलने का अधिकार है, यहाँ पे लीगल प्रोसेस काम करती है, यहाँ पर ह्यूमन राइट के इंस्टीट्यूशंस जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम देना पाकिस्तान ऐसे देश के बजाय बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि जो है एक लिबरल डेमोक्रेसी है ये। बिल्कुल। तो इसमें जो है अच्छा, तो ये तो क्रेडिट जाता है एजेंसीज को कि इन्होंने जो है इतनी बड़ी रिकवरी की और ये हावी हो गए और घटना को जो है जो वांछित, जो उनका इच्छित इंतजाम था जी वो नहीं दे पाए। बिल्कुल रंजन सर, इसी में थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ज्योति मल्होत्रा जब चीजों में आए कि पाकिस्तान गई थी कई बार, तो हमने सोशल मीडिया पे थोड़ा बैन लगाया, गवर्नमेंट की तरफ से भी लगा कि क्या कुछ है, थोड़ा ज्यादा खंगाला भी जा रहा था। लेकिन अब जब इस तरह से डॉक्टर्स, देखिए अगर देश के बाहर से हो तो चेकिंग बहुत ज्यादा होती है, दूसरे देश से आ रहे हो, खासतौर से पाकिस्तान, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर या फिर अन्य जगहों से पढ़ करके आ रहे हैं, ब्रेन वॉश ऑलरेडी है, कैसे पता लगाए? कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज है, और अब क्या हर कोई शक के दायरे में आ जाएगा? इस तरह से जो फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी है वो भी यूनिवर्सिटी शक के दायरे में आ जाएगी, उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज भी आ जाएंगी। मैं आपसे निवेदन करूं करण जी कि ये कहना कि साहब पढ़े लिखे डॉक्टर्स आ गए तो सब, ऐसा नहीं है। जो गरीब आदमी होता है, बल्कि गरीब आदमी जिसके पास खाने पीने को नहीं, अगला खाना उसका मील कहाँ से आएगी, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उसकी कंसर्न अलग होती है। उसको रेडिकलाइज करना बल्कि मुश्किल होता है। और देखिए यूनिवर्सिटीज हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो टीचर्स हैं, ये अपने को समझते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो ये इंटेलेक्चुअली डिबेट करते रहते हैं चीजों को बैठ करके कि ऐसा है वैसा है, एक आइडियोलॉजी के तरफ जाते हैं ये लोग। तो इनको रेडिकलाइज करना एक्चुअली इज मच इजियर, एक बात। दूसरा देखिए होता क्या है कि एक डॉक्टर कोई है, कोई भी है, वो आदमी किसी गलत पोजीशन में पकड़ा गया, हमारा किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ पकड़ा गया है या किसी जो भी है, तो उसके फिर वो एक उसको फिर जो है फोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। ब्लैकमेल करेंगे आप और उसको जैसा चाहे हैंडल कर लेंगे, उसको यूज कर सकते हैं कि इस प्रकार की आइडियोलॉजी की बात लोगों से करे और लोगों की भावना भड़काए। देखिए एक और चीज देखनी है हमको यहाँ पे, ये है कि जैसे इजराइल और गाजा में जो हो रहा है, तो अब गलती किसकी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो अलग विषय है, अपना बड़ा विषय है। लेकिन यह है कई लोगों को लग रहा है कि साहब देखिए वहां जो है इतने लोग मारे जा रहे हैं और किसी प्रकार दुनिया देख रही है, तमाशा खड़े होकर इंटरवीन नहीं कर रही है, तो एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर जो है बन जाता है, जिसमें इस प्रकार की आइडियोलॉजी को जो है एक सुलगाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम ये डॉक्टर्स, अच्छा एक बात, दूसरा देखिए अगर एक डॉक्टर होता, एक मोटर मैकेनिक है, एक गवर्नमेंट जॉब में है, एक टीचर है, इस तरह का अगर वो मॉड्यूल होता तो ज्यादा खतरनाक बात थी, क्योंकि बड़ा व्यापक फैला हुआ है। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर तबके के अंदर जो है जो लोग साथ बैठते हैं, उसमें एक साथ बैठ करके एक ख्याल हो, तो ये कोई बहुत बड़ी है, तो ये बहुत बड़ी, उसमें ज्यादा देखने क्योंकि कोई ज्यादा शक भी नहीं करेगा, रंजन द्विवेदी जी जो आप कह रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं ये वजह भी होती है। लेकिन इसी के साथ मेरा संजीव जी से आपसे ये सवाल है कि 3 घंटे तक वो कार जाकर के लाल किले के अंदर पार्किंग में खड़ी रहती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसी बीच एक और खबर आ रही है, उसका हम रुक कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कि लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी थानों को इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। सभी जगहों पर कार की तलाश भी तेज हो गई है। साजिश में हुंडई i20 के अलावा एक और कार भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जहां लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार पर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट पर भेज दिया है। सभी जगहों पर कार की तलाश भी तेज हो गई है। साजिश में दरअसल हुंडई i20 कार के अलावा एक और कार भी शामिल है, ये जानकारी मिल रही है, और यही वजह है कि अब फिर से एक बार अलर्ट जारी करते हुए इस कार को ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लाल कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट कार जो है उस पर यह अलर्ट दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट किया है, चौकस किया है, और सभी जगहों पर कार की तलाशी जो है वो तेज कर दी गई है। साजिश में हुंडई i20 के अलावा, जिसका नाम सामने आया था पहले ब्लास्ट में, एक और कार भी शामिल है, ये बात सामने आ रही है, और इसी की तलाश की जा रही है। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है, अलर्ट पर एक लाल रंग की गाड़ी को लेकर।
इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है।